आज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। गौ तस्करी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर जियाउल उर्फ जियाउद्दीन निवासी खुटनुहिया थाना गांव कमरा के पास से गोली लगी है उसे। दूसरे तस्कर रिशु यादव उर्फ विकास यादव निवासी निगबई गांव सतौहा थाना घोरावल को पुलिस के सामने किया उसने सरेंडर। पिकअप वाहन में 7 गौवंशों को लाद कर बिहार ले जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने 7 गौवंशों को कराया है मुक्त। रायपुर थाना व माची थाने की संयुक्त पुलिस ने की थी घेराबंदी। पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा मिस कारतूस, एक खोखा कारतूस और साथ ही एक 9 mm कारतूस खोखा, पुलिस पार्टी का पिकअप वाहन और साथ ही 3 मोबाइल फोन। खलियारी दरमा मार्ग पर हुई पुलिस से घेराबंदी। जियाउल उर्फ जियाउद्दीन, रिशु उर्फ विकास, 2 अभियुक्त एक पिकअप में गोवंश वध हेतु बिहार ले जा रहे थे। पुलिस के द्वारा पीछा करने पर पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और दोनों बदमाश पकड़े गए। एक तमंचा, 2 कारतूस और 7 राशि गोवंश पिकअप में बरामद हुए। घायल को तत्काल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेनी भेजा गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बीएलओ को किया है सम्मानित। एसआईआर फॉर्म को 100% समय से पहले निस्तारण करने वाले बीएलओ को किया गया सम्मानित। डीएम ने जिले के 8 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र दिया है। डीएम ने एसआईआर में लगे सभी कर्मियों को दिया संदेश, बगैर प्रेशर के समय से प्रक्रिया को सभी लोग पूरा करें। कहा कि समस्या आए तो संबंधित अधिकारियों से ले सकते हैं जानकारी। एसआईआर को लेकर डीएम लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। खबर मथुरा से है, जहां श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति विद्युत समाज ब्रज मंडल के तत्वाधान में मसानी स्थित सेवादास आश्रम पर श्रीमद् भागवत गीता और साथ ही जयंत समारोह का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विद्वत जनों का जनमानस ने भगवद गीता का पूजन अर्चन किया और साथ ही तदोपरांत मंगल द्वीप प्रज्वलन कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी हुई। समारोह की अध्यक्षता करते हुए समिति संस्थापक पंडित अमित भारद्वाज ने कहा कि गीता के उपदेश व शिक्षाओं एक और साथ ही सिद्धांतों के रूप में गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि स्वभावों की ग्रंथ है। इसकी शिक्षा किसी धर्म के विशेष जाति के या फिर विशेष क्षेत्र का संप्रदाय विषय के लिए नहीं है बल्कि जन कल्याण के लिए है। और साथ ही आचार्य लालजी भाई शास्त्री ने कहा कि हमें अपनी भावी पीढ़ी को संस्कृति विषय की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, जिससे वह सहभागिता सार्वभौमिकता रूप में गीता का अध्ययन करें। और साथ आचार्य नंदकिशोर शास्त्री ने कहा कि कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादिता करने वाले इस ग्रंथ की भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी प्रासंगिकता की जाती है। गोष्ठी में मोहन बाबा एवं समिति अध्यक्ष पंडित शशांक पाठक ने गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करने का भारत सरकार से मांग का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने एक स्वर में समर्थन किया और श्रीमद् भागवत गीता और साथ ही राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित इसे किए जाने की मांग की है। वहां पर पंडित पंकज ने बताया कि समारोह के द्वितीय दिवस पर समिति द्वारा गीता पाठ विद्वानों द्वारा किया जाएगा और साथ ही तृतीय दिवस पर गीता के प्रति श्लोकी आहुति महायज्ञ का आयोजन होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से गोष्ठी में विचार व्यक्त करने वालों में रामू बाबा, पंडित विनोद गौड़ और संजय पेपरोनिया, गोपाल शास्त्री, तरुण चोंबाल और साथ ही शास्त्री रवि शास्त्री, पवन शर्मा आदि लोग शर्मा वहां पर उपस्थित रहे। बताइए आज क्या आयोजन रहा अमित जी? श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति श्रीमद् भागवत गीता जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यह सेवादास आश्रम मसानी पर आज धर्म ग्रंथ का पूजन अर्चन हुआ है विद्वानों के द्वारा और एक विद्वत संगोष्ठी रखी गई है
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत की प्रासंगिकता पर कल यहाँ पर गीता पाठ होगा। 121 पाठ होंगे 11 विद्वानों के द्वारा, और 1 दिसंबर को यानी मोक्षा एकादशी के दिन जो है पूर्ण आहुति होगी। गीता की प्रति श्लोक की आहुति दी जाएंगी और पूर्ण आहुति के बाद ये कार्यक्रम का समापन होगा। खबर श्रावस्ती से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 128वें संस्करण का श्रावस्ती में आयोजन हुआ। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 324 इकोना देहात में सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री के संदेशों को सुना है। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, नवाचार और सेवा भाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे जन जन को जोड़ने वाला प्रेरणादायी संवाद बताया है और कहा कि इससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण के प्रति नई भावना जागृत होती है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष और एसआईआर सर्वे पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार से घबरा गया है। वहीं माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और आरक्षण पर सरकार की स्पष्ट नीति भी दोहराई है। एसआईआर की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडा राज और जंगल राज का राजन गठबंधन में माननीय मोदी जी ने और नीतीश जी ने के नेतृत्व में पूरी तरह खत्म किया गया है, उसकी हवाएं अब यूपी में भी आ रही हैं। अखिलेश यादव जी को इसी का दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी का गुंडा राज प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और साथ ही आज चर्चा विकास पर है। 17 से पहले चर्चा गुंडाई पर होती थी, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था और साथ ही हर जिलों में माफिया था। आज अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द इसी बात को लेकर है कि माफिया खत्म हो रहे हैं। हमारी सरकार की कार्रवाई से कोई भी गुंडा माफिया नहीं बचेगा, ड्रग माफिया भी जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप सरकार चला रही है। आरक्षण का पूरा सम्मान किया जाएगा। एसआईआर पे वोट काटेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में। देखिए, एसआईआर की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडा राज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है। उनको आगामी भविष्य दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज प्रदेश की चर्चा डेवलपमेंट के मोर्चे पर है और 17 से पहले प्रदेश की चर्चा गुंडाई के मोर्चे पर थी। आप भी कहो इस बात को। मैं अपनी पत्रकार अखिलेश यादव ने कहा गुंडाई की चर्चा अब हो रही है। उन्होंने धनंजय सिंह आप पूछो जरा, भैया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, भूलो ना। आप भी उन्नाव के हो, आप भी बोलो जरा, आप भी बोलो मालिक, आप भी कहो, आप भी बोलो। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जब सभी पत्रकारों कहता हूँ, आप भी इस बात को बोलो, आप भी बोलो कि उन्नाव में कौन माफिया था। हर जिले माफिया था कि नहीं था, इटावा माफिया था कि नहीं था, कानपुर माफिया था कि नहीं था। आज अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है कि माफिया, और जहां तक हमारी सरकार की कार्रवाई का सवाल है, एक एक गुंडा माफिया, इस तरीके के जो ड्रग माफिया बचेंगे नहीं, उनको सीधे जेल की सीटों की जाना पड़ेगा, कानून का सामना करना। धनंजय भी जाएंगे, धनंजय भी जाएंगे। महबूब, सबसे बड़ी बात है कि जो आरक्षण को लेकर बवाल है, इसमें क्या मत है आपको कि इसके लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे अब खत्म हो जाना चाहिए, काफी समय हो चुका है, और कुछ लोग जो है इसके पक्ष में है। क्या इसको आगे चल करके इस तरीके से लागू रहेगा? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुरूप सरकार चलाने का काम कर रही है और हर स्थिति में हम सबको मजबूती देने का काम करते हैं। और जो हमारे दलित समाज के, ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, उनको प्राथमिकता के साथ उनको समाज में मुख्यधारा में लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके साथ। मौलाना महबूब मदनी ने बयान दिया, इस पर क्या कहेंगे? मौलाना महबूब मदनी ने बयान दिया था, मौलाना महबूब मदनी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। बूथ संख्या 174 के सभी भाई बहन यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे साथ में माननीय सांसद आदरणीय साक्षी महाराज जी, माननीय विधायक आदरणीय पंकज गुप्ता जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष अनुराग जी सहित पूरी टीम ने एक साथ बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन प्राप्त किया। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। चाहे गांव किसानी की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, या देश की अर्थव्यवस्था के सवाल हो, नवाचार का मामला हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की नजर रहती है। मैं तो सोच रहा था कि उन्नाव भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में आए, तो मैंने मन में एक विचार किया था, मैं आप सबके समक्ष अपना शेयर करता हूं और अनुराग जी से कहूंगा कि एक बार आप जाओ शंकरपुर सराय। शंकरपुर सराय में जब मैं जाता था गांव में, तो आप हैं शंकरपुर में, तो जो खेत के जो मूली, सब्जी, गोभी, धनिया बोते हैं किसान, वो रात में हरा बोरा धर देते हैं। कहाँ? मेड़ पर। और ट्रक वाला, डंपर वाला, जो लोडर वाला कानपुर से आवत है और उसको उठा के ले जाता है और खाली छोड़ जाता है। कोई चौकीदार नहीं रहता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर इसको लिख करके अनुराग जी भेजो तो ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जरूर आएगा। ये उन्नाव का अद्भुत, बगैर मैन पावर के किसान अपने खेत की सब्जी को मेड़ पर रख देता है, मेन रोड पर, और जो लोडर आता है वो उठा ले जाता है और उसको सुबह खाली बोरा वहाँ रखा मिलता है। ना बोरा गायब, ना सब्जी गायब। ये अद्भुत उन्नाव में एक हमको लगा कि मन की बात के कार्यक्रम में ये आ जाएगा, तो एक चिट्ठी लिख करके अनुराग जी हमारे तरफ से भी भेज देना, जिससे प्रधानमंत्री जी की मन की बात में उन्नाव भी आ जाए। पाठक जी, उन्नाव में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, लगातार समस्याएं, कई युवाओं को हार्ट अटैक आ चुका है। स्थानीय स्तर पर आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चिकित्सकों की कमी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाया है और हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के अभियान चलाया। पूरे देश में कहीं भी 5 लाख रुपए तनख्वाह विशेषज्ञ चिकित्सकों की नहीं। हमने सीएमओज को और एमडी/एनएचएम को अधिकार दिया है कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई विशेषज्ञ चिकित्सक मिले तो रिवर्स बिडिंग के आधार पर 5 लाख तक की सैलरी, जिलाधिकारी की भी 5 लाख सैलरी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य है जो सर्वाधिक मानदेय का भुगतान विशेषज्ञ चिकित्सकों को करने के लिए तैयार है। जहां तक उन्नाव का सवाल है, हम उन्नाव वासियों से भी कहते हैं, यदि कोई उन्नाव में चिकित्सक आना चाहता है हम उसका ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम जब ट्रांसफर करते हैं चिकित्सक ज्वाइन नहीं करते, फिर वो इस्तीफा देकर प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं। आप सबसे कहते हैं अगर कोई व्यक्ति उन्नाव आने को तैयार हो मुझे बताइए, और चूंकि उन्नाव हमारा अपना जिला तो हम सर्च करेंगे कि उन्नाव में कौन रहना चाहता है और कोई न कोई तरीका निकाल करके उन्नाव में चिकित्सक। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर 14 दिसंबर को राहुल गांधी मैदान में करेंगे विरोध प्रदर्शन। इसे लेकर बोले उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर राहुल गांधी और उनके कुल खानदान के लोग वोट चोरी कहते रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा, यह पहली बार मोदी जी के शासन में पारदर्शिता से कार्य हो रहा है, तो ये आदरणीय होगा और अनर्गल प्रलाप है। जनता है, सब जानती है। बिहार में दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश में 2027 में दिखा देंगे, साक्षी महाराज ने कहा। उन्नाव से बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज। राहुल गांधी मैदान में जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस पार्टी के सभी। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर राहुल गांधी और उनके कुल खानदान के लोग वोट की चोरी ही करते रहे। ये पहली बार मोदी जी के शासन में पारदर्शिता से कार्य हो रहा है, तो ये अरण्य रोदन है, अनर्गल प्रलाप है। जनता है, सब जानती है। बिहार में दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश में 27 में दिखा दिया जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र की बाग बहादुर चौक क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है, जिसने नशे में धुत होकर कार सवार ने तेज रफ्तार में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ा दी है और भागने लगा। घटना में कई लोगों के चोट पहुंची है और साथ ही एक महिला की हालत चिंताजनक होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान वहां सीएम चीख पुकार मच गई है और वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी और युवक को पकड़ लिया है। पुलिस को सूचना दी गई है। घटना रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। टैंक चौराहे की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार में दोनों बैठे हुए नशे में धुत थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी समेत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। घटना का सीसीटीवी भी कोतवाली पुलिस ने निकाला है और जांच में जुटी है। घटना इतनी भयानक थी कि सामने डॉक्टर अशोक अग्रवाल के हॉस्पिटल में भर्ती मरीज भी बाहर निकल आए हैं। फिलहाल घायल महिला का इलाज किया जा रहा, अस्पताल में चल रहा इलाज। मौके पर पुलिस तैनात है।
बता दो इनसे सारी। सब नींद में थे और इनने पीने के रंग में गाड़ी पूरी आंख के ऊपर चढ़ा दी। अच्छा। और एक भाग गया यहाँ से, जो चलाने वाला ड्राइवर था वो भाग गया। खबर मथुरा से है, जहां शहर के बीचों बीच डीग गेट चौराहे के समीप एवं पुलिस चौकी के कुछ ही दूरी पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपनी जान बचाने को भाग खड़े हुए हैं। आग की लपटों से कहीं बड़े हादसे का रूप ले रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस लाइन सीतापुर में यातायात माह का हुआ भव्य समापन। आपको बता दें 86 और साथ ही 68,000 वाहन चालकों का किया गया चालान, 9.6 करोड़ रुपए लगाया गया जुर्माना। 350 छात्रों ने 10 स्कूलों से निकाली जागरूकता रैली। एसपी ने समापन कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को दिलाई शपथ। बताया निरीक्षक फरीद अहमद को एसपी ने किया है सम्मानित। हम सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हैं, हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। हम पायदान या दरवाजों पर लटक के यात्रा नहीं करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय स्टंटबाजी नहीं करेंगे। हम अधिक तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे। हम 2 पहिया वाहन पे ट्रिपलिंग नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय सेल्फी नहीं लेंगे। हम लोग यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करेंगे। हम वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों का सम्मान प्रदान करेंगे। जय हिंद। समापन हुआ है क्या? देखिए, आप सभी जानते हैं कि नवंबर का मंथ पूरे प्रदेश में ट्रैफिक मंथ में हर जिले में मनाया जाता है। आज 30 तारीख को इसका समापन हमारे सीतापुर में किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमने निःशुल्क हेलमेट सभी महिलाओं को, बुजुर्गों को बांटे थे काफ़ी, और एक मैसेज दिया था कि हेलमेट अनिवार्य रहे जो भी 2 व्हीलर पर जा रहा हो। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे द्वारा जागरूकता के कराए गए, स्कूलों में रैलियाँ कराई गई, नुक्कड़ नाटक कराए गए, और इसमें जो हमारी
परफॉर्मेंस पुलिस की रही। इस साल हमने 2025 में नवंबर मंथ में 9 करोड़ 61 लाख लगभग के चालान काटे हैं और 68,000 लोगों के चालान काटे हैं, जो अगर हम कंपैरिजन करें 2024 से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो पुलिस की कार्रवाई नवंबर मंथ में बहुत अच्छी रही है। ट्रैफिक पुलिस की मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार प्रयास करके जितने भी उल्लंघन ट्रैफिक के हो रहे थे उसके चालान काटे। इसके साथ साथ हमने जागरूकता का कैंपेन भी चलाया है। बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स आप जनपद में देखेंगे जो नई इंस्टॉल हुई हैं, और भी जो स्पीड ब्रेकर जहाँ बने थे उसके डार्क स्पॉट्स उसका प्रस्ताव गया है, और जहाँ ड्रम्स रखे जाने थे डाइवर्जन करने के लिए वहाँ रखे गए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो हमारा टारगेट है कि 50% हम कम एक्सीडेंट्स में और मृत्युओं में हम करें जनपद सीतापुर में, उसमें प्रयासरत हैं और आने वाले समय में लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। आप सभी से और सब जनपद वासियों से यही सहयोग चाहिए कि इसका अनुपालन करें ट्रैफिक नियमों का, और पुलिस विभाग का सहयोग करें। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर सुलहनिया वादों का निपटारा आपसी सहमति और समझौतों के आधार पर किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने बताया कि ARTO और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित चालानों के साथ साथ बिजली विभाग से जुड़े मामलों का भी समाधान इसी दरमियान किया जाएगा, और साथ ही सेशन न्यायालय में लंबित कई प्रकरणों पर इसी प्रक्रिया से निपटा जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने यही सभी बातें बताई हैं। सचिव ने बताया कि जब दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित होकर सुलह के लिए तैयार होते हैं तो मामला तुरंत निस्तारण कर दिया जाता है। कई मामलों में तो अदालत में जाने से पहले ही समझौते के माध्यम से हल हो जाते हैं मामले। उन्होंने कहा कि लोन और साथ ही वाटर बिल समेत विभिन्न वित्तीय मामलों के निस्तारण के लिए DLSA के सभागार में विशेष व्यवस्था की जाती है, जहां एक न्यूनतम राशि जमा कर मामले सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की है। जो हमारे इस साल की चौथी व आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी शमनीय प्रकृति के वाद है उनका निस्तारण होता है सुलह समझौते के आधार पर। तो इसमें हमारी जनरली बेंचेस बनती हैं, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता होते हैं, जो कि एक बेंच के फॉर्म में, एक पीठ के फॉर्म में इन मामलों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इनका निस्तारण करते हैं। और इसमें साथ ही साथ RTO संबंधी चालान या हमारे जो MV एक्ट से संबंधित चालान है, उनको भी हमारे जो भी SSP महोदय द्वारा एक नामित जो भी अधिकृत सिग्नेटरी होते हैं उनको इसमें नामित किया जाता है, तो वो कंपाउंडिंग के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से RTO विभाग से भी एक नामित अधिकारी यहाँ पर जो कि कंपाउंडिंग करते हैं वो आते हैं। तो ऐसे में जितने भी हमारे मोटर वाहन संबंधी मामले उनका निस्तारण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार माननीय सेशन न्यायालय में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग से संबंधित मामले हैं, उसमें भी जो शमनीय प्रकृति के मामले हैं उनका निस्तारण वहीं पर हो जाता है। तो मेरा आह्वान रहेगा कि जितने भी ऐसे मामले हैं जो कि सुलह समझौते के आधार पर और शमनीय प्रकृति के, खासकर जैसे हमारे चेक बाउंसिंग के मामले हैं, समस्त दीवानी प्रकृति के जो हमारे मामले हैं, उनका निस्तारण हेतु आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जितनी भी जन सहभागिता है उसे करवाएं और लोग आएं और अपने मामलों का निस्तारण करवाएं, क्योंकि यह मामले आपके एक दिन में निस्तारित होते हैं और इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है यहाँ पर। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार आयोजित की जाती है। तो इस वर्ष की जो चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। यहाँ पे हमारे जो बाह्य न्यायालय है रुड़की और लक्सर, वहां पर भी इसका आयोजन ठीक इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमारे हेडक्वार्टर पर होगा। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि पक्षकारों को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर एक मैं आपसे बात करूं कि चेक बाउंस का हम मामला लेंगे, तो चेक बाउंस में जिसने चेक दिया है उसे भी पता है कि उसने ये किस सिक्योरिटी के एवज में चेक दिया है। वहीं पर कई बार क्या होता है, जो हस्ताक्षर करता होता है ब्लैंक चेक ले लेते हैं, लेकिन फिर उसमें जो उनका लोन होता है उससे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो चेक का जो धनराशि है वो वसूली हेतु भर कर दे देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में जब दोनों पक्ष आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि देखिए कि यहाँ ये आपका मामला सुलह समझौते से निस्तारित हो सकता है, तो तब वो उसमें जो भी एक्चुअल अमाउंट होती है या कई बार इंटरेस्ट को माफ कर देते हैं, तो मामला निस्तारित हो जाता है। ऐसे में मैं आपको एक चीज और बताना भी भूल गई कि जैसे जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं, जैसे कई मामले जो कि कोर्ट में जाने से पहले भी निस्तारित हो सकते हैं, उसमें लोन संबंधी समस्त मामले आ जाते हैं।
BSNL के बिल हो गए, वाटर बिल्स हो गए, ऐसे बिलों संबंधी मामलों के लिए DLSA के ही सभागार में सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। वो आते हैं, जो उनके नोटिस प्राप्तकर्ता होते हैं वो आते हैं और फिर उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में 3 महीने का टाइम देकर और एक मिनिमम अमाउंट को जमा कर भी उनके मामले निस्तारित हो जाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग और पुलिस और साथ ही लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने ARTO प्रशासन निखिल शर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के हरिद्वार और फेरूपुर खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। टीम ने सड़क सुरक्षा, यातायात दबाव और दुर्घटना का संभावित स्थलों का मूल्यांकन किया है और साथ ही निरीक्षण में देश रक्षक तिराहा, बूढ़ी माता मंदिर तिराहा और राजा गार्डन, मैंगो फार्म एंड बेड और साथ ही जिया पोटो क्षेत्र में अत्याधुनिक ट्रैफिक दबाव पाया गया है, जहां ब्लिंकर और साथ ही रंबल स्ट्रिप्स और साथ ही अन्य ट्रैफिक कैमलिंग उपायों की जरूरत महसूस हुई है। कई आबादी वाले हिस्सों में अतिक्रमण मिलने पर इसे हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और साथ ही मीडियन मार्किंग, कैट आइज और साथ ही संकेतकों के क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग में इनके पुनर्स्थापन की भी आवश्यकता सामने आई है। स्कूलों और घनी आबादी वाले क्षेत्र के पास स्पीड लिमिट और चेतावनी चिन्ह लगाए जाने की जरूरत भी जताई गई है और भारी वाहनों से होने वाले जाम और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नो एंट्री लागू करने की अनुशंसा की जाएगी। सभी सुझाव सड़क सुरक्षा समिति में प्रस्तुत होंगे। सर का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें हरिद्वार से फेरीपुर तक का जो सेक्शन है उस पे आज परिवहन विभाग, पुलिस और PWD की टीम ने एक संयुक्त निरीक्षण किया है, जिससे कि वहाँ पे हो रही दुर्घटनाओं के कारण जाना जा सके और उनके निराकरण के लिए क्या क्या सोल्यूशन वहाँ पे किए जा सकते हैं, उसकी एक संस्तुति की जाए। जो हमारी रोड सेफ्टी कमेटी होती है उसके समक्ष ये संस्तुति की जाएगी और वहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार उस रोड पे सेफ्टी मेजर्स लेने के फैसले लिए जाएंगे। सर आने वाले हाँ, अभी जितने भी हमारे यहाँ पे रोड्स हैं फंक्शनल हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हो, हम एक अभियान के तौर पे सभी रोड्स का निरीक्षण करेंगे। अभी ये जो हमारा पर्टिकुलर मार्ग है इस पे ज्यादा एक्सीडेंट्स की खबरें जैसे कि आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। अभी परसों भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी एक मांग थी और उस स्थान पे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनजर आज वहाँ पे ये प्राथमिकता के साथ निरीक्षण किया गया है और जल्दी जो भी सुधार इसमें रिकमेंड किए जाएंगे वो रिपोर्ट रख दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के सामने और उसमें जो भी सुधार होंगे उन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश शहर से इंसानियत को एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 62 साल के बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया है। आपको बता दें सही समय पर बच्ची के चिल्लाने और पड़ोसियों के मौके पर पहुंचने की वजह से बच्ची बुजुर्ग के हवस का शिकार होने से बच गई है। स्थानीय लोगों ने इस हैवानियत को देखकर गुस्सा दिखाया है और बुजुर्ग को पकड़कर पीटा और सीधे पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाल कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर रही है। हिरासत में ले लिया गया है, आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है, जिससे यह भी पुख्ता हो सके कि बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस घटना के बाद से क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर चर्चा बन गई है। नाती पोते खिलाने की उम्र में बुजुर्ग की यह हरकत इंसानियत को शर्मसार कर रही है। इस मामले में तमाम हिंदू संगठनों ने भी आक्रोश जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। देखिए, देवभूमि ऋषिकेश में आज ये अमानवीय घटना सामने आई। हमारे ऋषिकेश में शिवाजी नगर स्थित एक घर में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल है, वो उसी घर में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची को, बहुत छोटी सी बच्ची को एक कुकृत्य करने के लिए उकसा रहा था, कुछ प्रलोभन दे रहा था, कुछ चीजें लेकर उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा था। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से विकृत मानसिकता आजकल के पुरुषों में हो गई है, वृद्ध लोगों में हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के लोगों को सामाजिक बहिष्कार इनका तुरंत होना चाहिए। इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों का तुरंत सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।
खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड सरकार की पहल पर ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। 31 दिसंबर तक शहर को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए श्रम विभाग ने व्यापारियों से सहयोग मांगा है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने जीरो चाइल्ड लेबर जोन में योजना के तहत व्यापारियों को जानकारी दी है और बताया कि 3 फेज में श्रम विभाग क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कोशिश करेगा। प्रथम फेज में व्यापारियों को बाल श्रम की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। दूसरे फेज में व्यापारियों को दुकान के बाहर यह सार्वजनिक करना होगा कि उनके यहाँ कोई भी 18 साल से कम उम्र का कर्मचारी नहीं है। तीसरे फेज में छापेमारी की कार्रवाई होगी, जिसमें बाल श्रम करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। का मतलब यह था कि अवेयर किया जाए, जितने व्यापारीगण हैं, जितने रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, जितने भी यहाँ पर व्यापार करते हैं, उनको जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। और इसके अंतर्गत ये बताया गया कि बाल श्रम जो है वो किस आयु तक कराया जा सकता है। जैसे कि 14 वर्ष के नीचे के लिए तो बिल्कुल भी निषेध है बाल श्रम, और 14 साल से ऊपर कोई ऐसा काम जिसमें जो खतरनाक श्रेणी में नहीं आता है वो कार्य कर सकता है। जैसे खतरनाक क्या होता है कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर 14 साल से और 18 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता काम, और कहीं पर ऐसा काम है जो अपनी जीविका चलाने के लिए 14 साल से ऊपर का बच्चा श्रम कर रहा है और वो खतरनाक श्रेणी में नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ी छूट दी गई है। और ये अवेयर किया गया है कि 3 चरणों में हम इसको जागरूकता अभियान चलाएंगे। और लेबर असिस्टेंट कमिश्नर ने टारगेट रखा है कि हम दिसंबर इसे जागरूकता प्लस जो भी इन्होंने कार्रवाई करनी है दिसंबर तक करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता है और ये धर्म नगरी है, देवभूमि है, यहाँ पर बाल श्रम ना हो। आज 29 नवंबर को ये मीटिंग कराने का आशय था कि हमें जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, कार्यालय प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार जो है समस्त क्षेत्र में हमें बाल श्रम के उन्मूलन के हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि वहाँ पे नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना, जिसका मतलब है कि पूरे जो है ऋषिकेश क्षेत्र में कहीं भी चाइल्ड लेबर निकट भविष्य में भी ना मिले। इसके लिए एक जागरूकता का अभियान है। साथ में इसमें निरीक्षण भी किए जाएंगे और साथ में सभी जो प्रतिष्ठान स्वामी हैं उनके डोर टू डोर जाके उनको अवेयर भी किया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि नागरिकों को भी इस संबंध में हम लोग जानकारी देते रहें, ताकि 2026 शुरू होने से पहले 1 जनवरी 2026 तक हम पूरे ऋषिकेश क्षेत्र को, इस पावन धरती को बाल श्रम से मुक्त कर सकें। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 14 साल से कम उम्र के जो अगर बाल श्रमिक पकड़े जाते हैं तो उसमें FIR का प्रावधान है, और उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। और 20,000 रुपये का एक प्रतिपूर्ति फंड जो है, धनराशि है 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की, वो वहाँ पे सेवा जग से वसूला जाता है। तो उसमें 2 तरह के कंडीशंस रहती हैं, जिसमें एक खतरनाक व्यवसाय में यदि बालक कार्य कर रहा है या गैर खतरनाक में। खतरनाक में तो वहाँ पे भी FIR का प्रोविजंस है, गैर खतरनाक है तो उसमें शैक्षिक पुनर्वास का प्रावधान है, उसमें FIR के प्रोविजंस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उनका लाभ मिल सकता है? जी, इसमें ICDS जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी की जा रही है, जिसमें 4,000 रुपये प्रति माह जो है, यदि कोई बाल श्रमिक या पॉक्सो पीड़ित या और भी कई जिसमें जो है बच्चों की कैटेगरीज दे रखी हैं, उसमें ये 4,000 रुपये पर मंथ की जो है 18 साल की उम्र तक जो इनको दिया जा रहा है। और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट तक की भी विभिन्न ट्रेनिंग्स हैं। इसके साथ साथ ये प्रयास भी अलग से पृथक से किया जा रहा है कि अटल आयुष्मान योजना है और अन्य जो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे उसको बालक को, किशोर को या उनके परिवार को भी आवृत किया जा सके। अच्छा, ये तो हो गई बाल श्रम की बात। अगर कि इसमें प्रयास करा जाएगा CWC काउंसलिंग करने का, यदि बालक के पास कोई आए या उससे जुड़े कोई समस्याएं हैं उसको CWC के माध्यम से काउंसलिंग कराएंगे। प्रयास ये रहेगा कि बालक कोई भी कार्य ना करे, 18 वर्ष से युवक कोई भी ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्य ना करे। अच्छा, इसके अलावा जो जागरूकता अभियान है कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? ये 1 तारीख से हमारे यहाँ से अभियान शुरू होगा। इसमें क्योंकि आज हमारी व्यापार संघ और होटल एसोसिएशन और इंडस्ट्री से भी हमारी लगातार वार्ता चल रही है, और इसमें हम डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। और प्लस इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि 15 दिसंबर तक हम सब समस्त जगहों को टैग करते हुए उसमें अभियान चलाएं, ताकि सबको जागरूक कर सकें और इस अधिनियम में मिलने वाले शास्तियों से दंड को भी बताया जा सके, और ये क्यों ना किया जाए और क्या किया जा सकता है उसके संबंध में भी उनको अवेयर करें। आपने अभी इसमें दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर
अनाउंसमेंट चिपकाने की बात की, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम की धारा 12 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान या जो भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है उसके मुख्य द्वार पे यह चस्पा किया जाना जरूरी है कि यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के किशोर का या बालक का कार्य करना पूर्णतः निषेध है। ये लगाया जाना सबके लिए जरूरी है। यह न लगाए जाने पे 10,000 रुपये तक की जो है आर्थिक दंड की उसमें प्रावधान दिया हुआ है। खबर लालकुआं से है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोनीवादी भाकपा माले के केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष कामरेड राजा बहुगुणा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पार्टी के नेता कामरेड राजा बहुगुणा का पार्थिव शरीर आज भाकपा माले के प्रदेश कार्यालय पर लाया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई पार्टियों के नेताओं समेत समाज सेवी संगठनों ने अंतिम विदाई देते हुए उनके जीवन के संघर्षों के बारे में उनकी चर्चा समक्ष रखी है। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से कम्युनिस्ट नेता राजा बहुगुणा को अंतिम विदाई देते हुए लाल सलाम के साथ शव यात्रा निकाली है, जिसके पश्चात रानी बाग में अंत्येष्टि संस्कार किया गया है। पूरा एक तरह से जो व्यवहार था, सहज सरल जो व्यवहार था, उससे भी आपका लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे। और यही कुल मिला के संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। इस पूरे फांसीवादी निज़ाम के खिलाफ व्यापक अपनी लड़ाई को और व्यापक करेंगे। कामरेड राजा बहुगुणा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कामरेड राजा बहुगुणा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कामरेड राजा बहुगुणा अमर। आग्रह करूंगा कि अमर रहे, अमर रहे। कामरेड राजा बहुगुणा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कामरेड राजा बहुगुणा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कामरेड राजा बहुगुणा के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश में 29 से 30 नवंबर की रात जनपदीय पुलिस टीमों ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस विशेष अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थानों में दर्ज वारंटियों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 28 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, थानों वार गिरफ्तारियां इस प्रकार की गई है। कोतवाली मंझनपुर में 4, थाना करारी में 5, थाना पश्चिम शरीरा में 2, थाना महेवा घाट में 1, थाना सराय अकिल में 4 और थाना पिपरी में 2, थाना सदा शिवघाट में 4 और थाना कोखराज में 2 और थाना सैनी में 2 और साथ ही मोहन पैसा में 1 और साथ ही थाना कड़ाधाम में 1। एक ही रात में की गई इस बड़ी कार्रवाई से स्पष्ट है कि कौशाम्बी पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई में सक्रिय है। पुलिस का यह अभियोजन आगे भी जारी रहेगा। खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी संभल आलोक कुमार भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना हजरतगढ़ पुलिस ने एक पुलिस चेकिंग के दौरान पूर्व में हुई लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त तथा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तगण अवैध शस्त्र व कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर व एक कार वैगनोर HR 55AZ 4123 को लूटी गई नकदी 5,28,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संभल में 25 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास थाना हजरतनगर गढ़ी को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों ने फायरिंग करके एक कलेक्शन एजेंट के साथ 7,98,000 रुपये की नकदी लूटी है। प्राप्त सूचना पर विभिन्न थानों की फोर्स मौके पर एकत्र हुई और उसके बाद में कॉम्बिंग की
कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के साथ 60 टीमों ने कई दिनों की मेहनत के बाद में पुलिस को जनपद संभल में रिसेंटली लगाए गए कैमरों के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स मिली। उनके साथ साथ टेक्निकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से कुछ लोगों को जीरो इन किया। गिरोह के लुटेरों की जांच पड़ताल करने पे आधार पे पुलिस को एक अभियुक्त के बारे में जानकारी मिली कि वह अनूप शहर का रहने वाला है। पूर्व में 2019 में यहाँ पे कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था। इसी सर्कल में उस व्यक्ति ने इनपुट दिया और उसने लूट की पूरी प्लानिंग रची। उसने अपने मुंबई मामा जो कि पूर्व में लूट के कृत्य कारित कर चुके हैं नोएडा में, उन लोगों के साथ महत्वपूर्ण सूचना साझा की। इन लोगों के द्वारा करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए लूटने की पहले प्लानिंग बनाई थी। पहले इन्होंने फिर इसलिए फर्स्ट फेज के अंदर जो कलेक्शन एजेंट के साथ लूट करने की प्लानिंग रची और उसको उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद कल शाम को इन लोगों के द्वारा करीबन शाम को 4:30-5 बजे के आसपास एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि जो बाकी अन्य साथी हैं वो भी मैं रेकी करने के लिए आया हूँ और वो लोग जो पीछे हैं घटना को कारित करने के लिए वैगनार जो कि टैक्सी गाड़ी जो सीट बेल्ट बांध के रखा ताकि पुलिस को किसी प्रकार को भनक ना लगे, उस व्यक्ति का जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो उसे गली के लेके भागा और पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग गिरफ्तार हुए। उनके पास से कुल 5,28,000 रुपये की नकदी बरामद हुई है और इन लोगों के द्वारा 30-40 हज़ार रुपये अपनी EMI भी भरी है। कुल मोबाइल भी नए खरीदे हैं, नए कपड़े खरीदे हैं। कुल 6.5 लाख रुपए का सामान है पुलिस के द्वारा यहाँ बरामद किया गया है और बाकी जो सामान है इन्होंने अपने स्वयं के कंजम्पशन के लिए यूज़ में कर लिया था। इस ऑपरेशन के अंदर पुलिस को यह भी महत्वपूर्ण सूचना मिली कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है उसको गवर्नमेंट के जितने भी विभिन्न प्रकार के पोर्टल्स हैं उन सबको CCTV के साथ क्लब करते हुए किस तरीके से इस तरीके की टफ से टफ चैलेंजेस हैं उनको भी वर्कआउट किया जा सकता है। और अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है कि आप चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी या इन सब चीज़ों से दूर जाओगे, उसके बावजूद अगर जनपद संभल में किसी प्रकार का ऐसा कृत्य करोगे आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये संभल पुलिस के द्वारा कुछ ही घंटों में 100 घंटों से कम समय में इस घटना को वर्कआउट किया गया और मैक्सिमम रिकवरी करने का प्रयास किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्त जो हैं वो जनपद बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जिनके नाम गौरव वाल्मीकि, मुकेश यादव, संदीप पुत्र सतीश चंद्र यादव है। इन लोगों के पास से 2 तमंचे और विभिन्न प्रकार के कारतूस मिले हैं। जिन लोगों से इन्होंने जो तमंचे एक्वायर किए हैं उसकी भी पुलिस को जानकारी है। पुलिस के द्वारा उसको भी जल्दी गिरफ्तार करके जो तमंचा बनाने वाली जिस तरीके की गैंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। सर पुलिस टीम को इनाम दिया गया है? जो कई टीमों हैं जिन्होंने ये घटना वर्कआउट की है उनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा और एक स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के साथ में इस घटना को वर्कआउट किया गया है। उनके लिए मुख्यालय से पत्राचार किया जाएगा। 60 टीमों द्वारा इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।